So let's study the poem My Grandmother's House. Quote Before we begin, I want to share this quote with you, which says, "If you want to shine like a sun, first burn like a sun," by APJ Abdul Kalam ji. So, अगर तुम्हें सन की तरह शाइन करना है तो तुम्हें सन की तरह जलना भी पड़ेगा, क्योंकि सन बहुत जलता है और उस पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन्स होते हैं हीलियम और हाइड्रोजन गैस के। सो उस ये एक्सप्लोजन से फिर वो इतना ब्राइट हो पाता है। तो वो ही उनका मतलब है कि अगर तुम्हें लाइफ में बहुत सक्सेस पानी है, इफ़ यू वांट टू become success in life, you have to work really hard. Let's go over to the new words of the poem. First one is despair. Despair means sad and without hope. एंड और भी कुछ डेस्पेयर के सिनोनिम्स मैं आपको बताती हूँ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप अपने आंसर राइटिंग जब करें तो आप अच्छे वर्ड्स यूज़ करें, जिससे कि आपका आंसर और अट्रैक्टिव लगे। सो एंग्विश, माइजरी, होपलेसनेस, despondent, dejection, gloom, melancholy, grief. So these are all the words, or you can say synonyms of the word despair. Next word is frozen. Frozen means cold. नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रूडिंग. ब्रूडिंग मीन्स टू वरी अबाउट समथिंग. तो किसी बात से लेके चिंतित होने को ब्रूडिंग कहते हैं. इसके भी हम कुछ सिनोनिम्स देखते हैं, जैसे पेंसिव. सो पेंसिव मतलब कि बहुत थॉटफुल होना किसी को चीज़ को लेके. तो आप जब बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मतलब चिंता कर रहे हैं, तभी तो आप ओवर थिंकिंग करेंगे. तो और बहुत ज़्यादा कंटम्पलेटिव, melancholic, thoughtful. सो आप बहुत ज़्यादा thoughtful हैं. sullen, morose, gloomy. So it is similar to the word despair. And doleful. So these are all the synonyms of the word brooding. Next word is peer, to look carefully, किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखने को. And the last word is armful. Armful means the quantity that can be contained in arms. तो arms भर के quantity, मतलब कि जैसे कि हम बोलते हैं ना कि फिस्ट के बराबर होता है हमारा हार्ट. तो ऐसे कि आर्म्स भर के किसी चीज़ को, जैसे आर्म्स भर के वी कैन से कुछ भी चीज़ को मेजर करने के लिए हम आर्मफुल बोल रहे हैं कि आर्मफुल है. मैं आर्मफुल मैंगोज़ लेके आई हूँ, तो मैं पूरे मेरे आर्म्स हाथ भर गए हैं, इतने मैंगोज़ लाई हूँ. सो यू आर टेलिंग द क्वांटिटी, हाउ मच मैंगोज़ you bring. Firstly, I am going to read the poem and then we will understand the meaning of the poem stanza by stanza. So there is a house now far away where once I received love. That woman died. The house withdrew into silence. Snakes moved among books. I was then too young to read, and my blood turned cold like the moon. How often I think of going there to peer through blind eyes of windows
or just listen to the frozen air, or in wild despair, pick an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom door like a brooding dog. You cannot believe, darling, can you, that I live in such a house and was proud and loved? I who have lost my way and beg now at strangers' doors to receive love, at least in small change. By the poet Kamla Das. Let's understand the meaning of the stanza 1 of the poem. There is a house now far away where once I received love. तो एक बहुत दूर एक घर है जहाँ पे मुझे प्यार मिलता था. That woman died. और जो मुझे प्यार देता था वो जो woman थी वो मर चुकी है. So here the woman is poet's grandmother. The house withdrew into silence. पूरे घर में शांति छा गई. Snakes moved among books. बुक्स बहुत पुरानी हो चुकी हैं, उनमें धूल जम चुकी है और उनमें स्नेक्स घूम रहे हैं. दे आर क्रॉलिंग देयर. आई वॉज दैन टू यंग टू रीड. मैं उस समय बहुत यंग थी और मैं पढ़ नहीं सकती थी. एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून. ये सब देखकर मेरा ब्लड कैसा हो गया, ठंडा पड़ गया मून की जैसा. हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर. मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मैं उधर जाऊँ. अपने कहाँ जाऊँ? ग्रैंड मदर्स के हाउस में. टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़ और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर. मैं पियर करूँ मतलब मैं झाँकूँ. वो जो ब्लाइंड मतलब वो विंडोज़ पे इतनी डस्ट जम रखी है तो दिख ही नहीं रहा है ऑलमोस्ट. तो वहाँ उस पे से झाँकूँ और जो फ्रोज़न एयर है, जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, उनकी आवाज़ को सुनूँ. और इन वाइल्ड डिस्पेयर कौन सी स्टेट में? दुख की स्टेट में. पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग. और मैं जो डार्कनेस है वहाँ जो उनकी ग्रैंड मदर्स के हाउस पे जो डार्कनेस है उसे वो अपने आर्म्स में कैरी कर कर अपने जो रूम है उसके पीछे जहाँ इनका डॉगी बैठा हुआ है वहाँ पे जाके रख दे. So here what does the poet mean by the darkness that she wants to carry to her room? So darkness means old memories of her mother or of her grandmother. So वो अपनी ओल्ड मेमोरीज़ को अपने साथ ही हमेशा रखना चाहती है, इसलिए वो अपने रूम में ले जाना चाहती है उस डार्कनेस को. लास्ट stanza. You cannot believe, darling, can you? क्या तुम विश्वास करोगे? तो तुम विश्वास नहीं करोगे, क्या तुम करोगे? सो ये क्वेश्चन टैग है. सो आई एम नॉट गोइंग ओवर दिस क्वेश्चन टैग. बट हियर पोएट सेज कि तुम विश्वास नहीं कर सकते, क्या तुम कर सकते हो? दैट आई लिव इन सच अ हाउस एंड वॉज प्राउड. मैं ऐसे घर में रहती थी और बहुत प्राउड फील करती हूँ. एंड लव्ड, मुझे बहुत प्यार मिलता था उधर. आई हैव हु लॉस्ट माई वे एंड बैग नाउ स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज. और अब जब मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल भटक चुकी हूँ. और स्ट्रेंजर वही जो मेरी ग्रैंड मदर मेरे को लव देती थी उसको ही सर्च करते करते मैं स्ट्रेंजर्स के डोर पे जाके भीख मांग रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा ही प्यार दे दो. इन अ स्मॉल एक्सचेंज, इन थोड़ा सा ही मुझे प्यार दे दो, पर मुझे दे दो. सो यहाँ पे जो डार्लिंग वर्ड यूज़ हुआ है, इट रेफर्स टू टू थिंग्स हियर. इट इज़ नॉट स्टेटेड क्लियरली एनीवेयर. सो ये दो चीज़ को रेफ़र कर सकती हैं यहाँ पे. एक तो ये अपने हस्बैंड को बोल सकती हैं, वो अपने हस्बैंड को बता रही हैं. और या तो फिर वो जो लिसनर हैं, जैसे हम हैं, आप लोग हैं, उनको बोल रही हैं. सो इट कैन बी टू थिंग्स.
राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, इट्स फ्री वर्स. सो फ्री वर्स तब होता है जब जो पोएम होती है उसके लास्ट वाली जो लाइंस होती है उसमें कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं यूज़ हो रहे होते. मैंने बोला टीयर जैसे मैंने बोला टीयर एंड हियर, और ऐसे लाइंस हैं आगे. तो यहाँ पे टीयर और हियर तो राइमिंग हो रहा है ना ऐसे ही, लेकिन पूरी हमने जैसे पोएम पढ़ी तो वहाँ पे राइमिंग नहीं हो रही है लास्ट में लाइंस की, तो उसे हम ऐसे राइमिंग स्कीम को फ्री वर्स कहते हैं. लिटरेरी डिवाइसेस, फर्स्ट वन इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन मतलब कि किसी भी जो वर्ड होता है वो सेंटेंस के जो स्टार्टिंग के होते हैं वर्ड्स वो जब रिपीट हो रहे होते हैं तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं. जैसे साइलेंस एंड स्नेक्स, तो यहाँ पे एस वर्ड रिपीट हो रहा है, या हम कह सकते हैं एस साउंड रिपीट हो रही है, जो एलिट्रेशन. बेसिकली ये कॉन्सोनेंट साउंड होती है. सेकेंड इज सिमिली. सिमिली जब हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स लाइक एंड एज. सो टर्न ओल्ड लाइक अ मून, तो यहाँ पे उनका जो ब्लड है वो किसकी तरह ठंडा हो गया, मून की तरह. तो ब्लड को कंपेयर करें मून से विद द हेल्प ऑफ द वर्ड लाइक. लाई इन द बेडरूम लाइक द ब्रूडिंग डॉग, तो यहाँ पे डार्कनेस को किससे कंपेयर किया है, वो जो डॉग है with the help of the word like. नेक्स्ट इज एंजैममेंट. तो एंजैममेंट मतलब कि जब जो दो लाइंस होती है पोएम के अंदर वो कंटिन्यू हो रही होती है विदाउट एनी पंक्चुएशन. लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. सो यहाँ पे आपकी लाइन रिपीट हो रही है नेक्स्ट लाइन तक, यहाँ पे पंक्चुएशन लगाए ना कि यहाँ पे. तो एक लाइन का दूसरी लाइन में कंटिन्यू होना विदाउट द पंक्चुएशन मार्क, जैसे यहाँ पे पंक्चुएशन लगाए तो ये एंजैममेंट का एग्जांपल नहीं है. बट सेकंड लाइन में अगेन पंक्चुएशन यहाँ पे नहीं लगाए, उससे बाद वाली लाइन में लगाए. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पोएट ने थ्रू आउट द पोएम एंजैममेंट का बहुत यूज़ करा है. सिम्बॉलिज्म मतलब कि हम किसी चीज़ को हम किसी जैसे हाउस फार अवे, सो हम किसी चीज़ का डीपली मीनिंग बता रहे हैं. लाइक पोएट ने बोला हाउस फार अवे, सो व्हाट शी रेफर्स टू रियली कि उनकी जो चाइल्डहुड लव है वो बहुत दूर हो गया है उनसे. सो जब एक लाइन डीपर मीनिंग होल्ड करती है उसके लिटरल मीनिंग से, सो उसे हम सिम्बॉलिज्म कहते हैं. नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से पर्सोनिफाई कर देते हैं कि हम उस नॉन लिविंग, जैसे कि एग्जांपल से आप समझ जाएंगे. आइज़ ऑफ विंडो, तो विंडो की आइज़ तो होती नहीं है, तो हमने आइज़ ह्यूमन बींग्स की होती है, तो किसी लिविंग थिंग की चीज़ को नॉन लिविंग थिंग को कर दिया और उससे नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई मतलब कि पर्सन की तरह दिखाने की कोशिश की. सो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. सो इट्स अ वेरी फेमस लिटरेरी डिवाइस. नेक्स्ट इज इमेजरी. इमेजरी टू टाइप्स की होती है. एक तो होती है ऑडियो और एक होती है विजुअल. तो बेसिकली पोइट ही जब यूज़ करता है जब वो इमेजिन करवाना चाह रहे हैं हमसे कि फ्रोज़न एयर, तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो वो हमें इमेजिन कराना चाह रहे हैं, हमें फील कराना चाह रहे हैं बेसिकली कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी. और
देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़। तो वो इमेजिन करवाना चाह रहे हैं कि इतनी धूल जम रही थी विंडोज़ पे कि बिल्कुल ब्लाइंड सी हो गई थी, उनसे देखा ही नहीं जा रहा था, ओपेक हो गई थी। नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंस। सो कॉन्सोनेंस मीन्स जो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना इन अ लाइन। ये कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन जो होते हैं सिमिलर होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो एलिट्रेशन होता है वो साउंड जो है वो ओनली वर्ड के स्टार्टिंग में ही रिपीट होती है, बट कॉन्सोनेंस के अंदर वो कहीं भी रिपीट हो सकती है, वर्ड के बीच में भी हो सकती है, लास्ट में भी हो सकती है और स्टार्टिंग में भी हो सकती है। सो एज आप एग्जांपल से देखेंगे तो और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। लाइक बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बी लेटर है वो रिपीट हो रहा है, बिहाइंड बेडरूम ब्रूडिंग। तो यहाँ पे एक ये साउंड रिपीट हो रही है एंड द अनदर साउंड इज डी, बिहाइंड माई बेड डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। तो यहाँ पे डी जो है ये साउंड बहुत रिपीट हो रही है और आप देख रहे हैं कि कभी लास्ट में हो रही है कभी बीच में हो रही है। तो कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन में यही मेन डिफरेंस है। एंड द लास्ट लिटरेरी डिवाइस इज मेटाफर। सो आप जब दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं विदाउट द हेल्प ऑफ द वर्ड्स लाइक एंड एज, सिमिली में हम लाइक एंड एज वर्ड का यूज़ कर रहे थे ना कंपेरिजन के लिए, बट मेटाफर में हम नहीं करते और हम चीज़ों को बिना इन वर्ड्स के कंपेयर करते तो उसे मेटाफर कहते हैं। पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़। तो विंडोज़ को कैसे कंपेयर किया है, वेट अ सेकेंड, विंडोज़ को कैसे कंपेयर किया है ब्लाइंड आइज से, कि ब्लाइंड आइज से दिखता नहीं है ना, तो विंडोज़ इतनी धूल जम गई थी कि दिख ही नहीं रहा था। सो let's look at some of the important question and answers asked from this poem. First one is what happened to the house after the grandmother died. So जो उनकी grandmother की जब death हो गई थी तो उनके house कैसा हो गया था? The house withdrew into silence. शांति छा गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई वॉज द पोएट नॉट एबल टू रीड द बुक्स। तो वो बुक्स उस समय क्यों नहीं पढ़ पा रही थी, क्योंकि वो बहुत ही यंग थी, वो पढ़ना ही नहीं सीखा था उनने ढंग से। पिक आउट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स इन ए एंड बी। एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस मीन्स, सो मैंने आपको बताया था कि आर्म वो मतलब कि डार्कनेस को कैरी करना चाह रही हैं अपने आर्म्स में, तो वो बेसिकली ओल्ड मेमोरीज ऑफ द हाउस ऑफ अ ग्रांड मदर हाउस। सो यहाँ पे डार्क हाउस गलत लिखा है, इसे हम करेक्शन कर लेंगे यहाँ पे ग्रैंड मदर्स हाउस। सो ऑल मेमोरीज ऑफ द ग्रैंड मदर्स हाउस। To lie behind my brooding dog like a bedroom door like a brooding dog means, so the memories will always remain with the poet. So वो चाहती थी कि वो जहाँ पे उनका डॉग है वहाँ पे वो उस डार्कनेस को और उन ओल्ड मेमोरीज़ को रखे। तो वो ऐसा क्यों चाहती कि वो चाह रही थी कि वो उनके साथ हमेशा रहे वो मेमोरीज। सो दैट्स व्हाट शी रेफर्स हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, in the last three lines of the poem, the poet thinks of herself as a beggar. What is she begging for? So वो क्या किसके लिए strangers के doors पे जाके क्या क्या किस चीज़ के लिए भीख मांग रही थी शी इज़ begging for love, जो उनकी ग्रैंड मदर उन्हें देती थी, जो अनकंडीशनल था। वॉट डज शी मीन बाय स्मॉल चेंज। तो वो कह रही थी कि बस मुझे प्यार दे दो, स्मॉल चेंज, इतना ही थोड़ा सा ही प्यार दे दो, पर मुझे उसकी ज़रूरत है, बिकॉज शी इज़ फील लोनली इन द वर्ल्ड विदाउट हर ग्रैंड मदर। सो अ लिटल लव इन स्मॉल क्वान्टिटी। स्मॉल चेंज मतलब कि थोड़ा सा ही दे दो पर मुझे ज़रूरत है।
So that was it for this video. Thanks for watching.